साहित्य के पाठकों को मेरा रमेश बीना का सादर नमस्कार। आज हम उपन्यास के बारे में बात करते हुए जंगली फूल और मताही ये दो उपन्यासों को साथ साथ देखने का प्रयास करेंगे। इनमें बड़ी साम्यता है और अगर बहुत बारीकी से और गहराई से देखें सुने तो अंतर ठीक वैसे ही है जैसे दो आदमी के चेहरे हैं। बावजूद इसके कि नाक कान मुंह सब कुछ होता है, फिर भी वो अलग होता है, अलग सोचता है, अलग विचार रखता है। ठीक ऐसे ही दोनों उपन्यासों में काफ़ी साम्यता के बावजूद अंतर भी है। पहली समानता तो यह है कि दोनों ही आदिवासी विषय वस्तु को समेटते हुए लिखे गए हैं, दोनों ही लेखिकाओं के द्वारा लिखे गए हैं, दोनों ही जंगल से शुरू होते हैं और जंगल में ही खत्म होते हैं। ये बहुत बड़ी साम्यता है। अंतर भी अगर देखें तो अंतर उतना ही है जितना कि ये जोराम ग्यालाम का उपन्यास जंगली फूल अगर पूर्व अरुणाचल से संबंधित है, जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती, अरुणिमा से युक्त किरण पड़ती है, उस प्रदेश से है, तो दूसरा उस प्रदेश से है जहाँ सूर्यास्त होता है। इसी से अंतर हम समझ सकते हैं कि साम्यता जितनी है उतना ही अंतर भी है। अगर एक पूर्वोत्तर की लेखिका आदिवासी जनजाति के बारे में लिख रही हैं और एक पश्चिम से जुड़ी हुई लेखिका लिख रही है, एक और साम्यता है, आप देख करके दंग रह जाएंगे कि ये इधर 2-2.5 दशक से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, उपन्यासों पर शोध भी किया है। तो 2.5 दशक के पठन पाठन के बाद, स्वाध्याय और लेखन के बाद मुझे आदिवासी जनजीवन पर ये दो उपन्यास ऐसे मिले हैं जो उसी आदिवासी समाज में पैदा हुए और उसी पर लिख रहे हैं। दूसरी एक और साम्यता है जो दिखाई देती है और पाठक ये सुनकर के शिद्दत से महसूस करेगा कि अधिकांश उपन्यासकारों ने आदिवासियों पर लिखा और जो कुछ आंखों से देखा उसी पर लिखा, लेकिन ये दोनों ही लेखिकाओं ने अपने पूर्वजों से जो कुछ सुना, अपने पूर्वजों के बारे में जो कुछ सुना वही लिखा। ये भी एक साम्यता हुई। इस तरह से कह सकते हैं कि इन उपन्यासों में इतनी सारी साम्यता है तो फिर अंतर ही क्या रहा। आप ये देखेंगे कि कथा वस्तु, विषय वस्तु, पात्र और क्षेत्र विशेष के आदिवासी कबीलाई परंपरा में अंतर होगा ही। कहते हैं कि हर 2 कोश पर भाषा और पानी बदल जाया करता है। भाषा का लहजा हर 2 कोश पर बदल जाता है, पानी का टेस्ट बदल जाता है। तो सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी, दूसरा पहाड़ियां जंगल दोनों में है, लेकिन फासला बड़ा लंबा। दूसरी साम्यता के साथ विषमता देखिए कि दोनों ही
पूर्वजों के बारे में लिख रहे हैं, कबीलाई संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं, कबीलाई परंपरा, रीति रिवाज, आस्था विश्वास को लेकर के लिख रहे हैं। लेकिन जोराम यालाम बहुत पीछे जाती है। यहाँ तक कि जब उनकी शुरुआत हुई और वो कहानियों के रूप में उनके बीच में प्रचलित थी, बड़े बूढ़ों ने जैसा बताया उससे सुनकर के लिखी। तो सुनीता घोगरा शुरू में ही दावा कर देती है कि दादा दादी और नाना नानी से सुनी हुई ये कथा लोक कथा कबीलाई कथा है, जिसमें दादा दादी और पुरखे भी शामिल है। कहती है कि इसमें मेरे पड़दादा है, पड़नाना है, दादा दादी नाना नानी नहीं, पड़दादी पड़नानी। तो इसी साम्यता के साथ एक विषमता निहित है कि सुनीता घोगरा अगर 200-250 साल पहले से चली आ रही कबीलाई लोक गाथा के बारे में लिखती है, तो जोराम यालाम बहुत पीछे जाती है और परंपरा से चली आ रही वो लोक कथाएं, शौर्य गाथाएं वो कलमबद्ध करती है। अब आपने ये सुना कि दोनों में साम्यता है विषमता है, ये समझ में आया, और साम्यता के बारे में मैंने ज़्यादा जोर दिया। लेकिन अब आप देखेंगे कि इन पुरखों के बारे में लिखी कहानी में कितना अंतर है। दूसरा एक बात और कहूँगा मैं कि इन दोनों उपन्यासों की तुलना अब तक लिखे गए आदिवासी उपन्यास, जो गैर आदिवासी लेखक या लेखिकाओं के द्वारा लिखे गए, वो ज़्यादातर उपन्यास समकालीन संदर्भ में समकालीन समस्याओं से रूबरू कराते हैं। ये अतीत से और लोक परंपराओं से, लोक गाथाओं से, लोक विश्वासों से बुना गया है। दूसरा, इसके बावजूद इन दोनों उपन्यासों की तुलना भी हम अगर करें किसी से साम्यता के बतौर, तो बताइए उपन्यास पर पिछला वीडियो आपने अगर सुना होगा तो ये भी जानकारी होगी कि रेत समाधि का मैंने जिक्र किया था, चंद्रकांता संतति का जिक्र किया था। जंगली फूल की जब बात आई थी तो मैंने इसी के साथ ये बात कह दी थी कि इस उपन्यास की तुलना संभव है और इसकी तुलना की जाएगी, और आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। जंगली फूल की तुलना मताई उपन्यास से इतनी साम्यता है, इसलिए तुलना संभव है। जो इस विषय पर जिज्ञासु पाठक है उनको इस बात के लिए आनंद आएगा। और एक बात और मार्क की वो मैं बता दूं कि आदिवासी जनजीवन पर जो शोध कार्य करते हैं, न केवल वे ही इन उपन्यासों से जुड़ेंगे, बल्कि जो पाठक अब तक चंद्रकांता संतति को किसी तरह से पढ़ चुके हैं या जानते हैं सीरियल के माध्यम से। 1.5-2 दशक पहले चंद्रकांता संतति सीरियल चला था, ठीक उसी तरह से जैसे रामायण महाभारत सीरियल देखा था, और बड़ी रोचकता के साथ जिज्ञासा के साथ इन सीरियलों को इस तरह से देखते थे कि कोई कड़ी छूट न जाए। इसी तरह से चंद्रकांता संतति सीरियल जब बना, और दूसरी बात यह कि जब चंद्रकांता संतति लिखा जा रहा था तब धारावाहिक प्रवाह, धारावाहिक रूप से छपा था, वो पाठक उसका इंतजार करते थे। और बहुत बड़ी क्रांति तो ये कि जो हिंदी भाषी नहीं थे वे भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीख रहे थे और इस उपन्यास को पढ़ रहे थे। प्रारंभिक दौर में हिंदी भाषा का उन्नयन में चंद्रकांता संतति का बड़ा योगदान रहा, और उपन्यास के पाठ बनाने में भी
चंद्रकांता संतति का योगदान अविस्मरणीय रहा। इन दोनों उपन्यास के पाठक, ये कहूं कि जो चंद्रकांता संतति को देख सुन सकते हैं या महाभारत को जिस अंदाज में पढ़ सकते हैं, वे पाठक भी इन दोनों उपन्यासों से जब गुजरेंगे तो कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे चंद्रकांता संतति के पात्र जंगल दर जंगल और जंगल में जो रहस्य चमत्कार दिखाई देते हैं, उस तरह से ये उपन्यास और काफी हद तक जो शोधार्थी है और आदिवासी जनजीवन पर उपन्यास जो दर्जनों आ चुके हैं अब तक, उनके पाठक तनिक निराश इसलिए होंगे कि ये समकालीनता से दूर चले जाते हैं। लेकिन पाठकीय रस और पाठकीय बतरस, जिसे बतरस का शौक होगा, वो भी इस उपन्यास में इसलिए पढ़ेंगे कि दादा दादी नाना नानी से सुनी हुई कहानियां सुनीता घोगरा लिख रही है। तो जोराम यालाम ने ये बात का दावा नहीं किया, कहीं टिप्पणी नहीं की, लेकिन जाहिर है कि उसका लिखा यह जंगली फूल उन जंगलवासियों पर आधारित है जो सदियों से अरुणाचल में रहते आए हैं और उनकी लोक मौखिक गाथाएं जो परंपरा से चली आ रही थी, मौखिक, वो लिखित रूप से सर्वप्रथम जोराम यालाम जंगली फूल लिख करके लिपिबद्ध कर देती है। तो यही काम सुनीता घोगरा करती है कि जो कुछ दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुना गया, अगर अभी नहीं लिखा जाता तो इसके बाद लिखना फजूल हो जाता। अब न दादा दादी रहे, न नाना नानी रहे, न वो बच्चे रहे जो दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुना करते हैं, बल्कि अब वीडियो गेम खेलते हैं और टीवी पर मोगली को सुनते हैं। मोगली से ही याद आया कि कहीं न कहीं दोनों लेखिकाएं या तो चंद्रकांता संतति से इतनी प्रभावित रही या मोगली सीरियल को जैसे उल्था कर दिया गया हो और आदिवासी जनजीवन पर चली आ रही परंपराओं को इनसे जोड़ दिया गया। मैंने इधर नोट्स लिए थे कि मैं उन नोट्स के आधार पर इन दोनों की तुलना करूँगा, लेकिन जो बात कहन में होती है और जो बात कही जाती है, उसको सुनने का जो मज़ा है वो दादा दादी और नाना नानी की सुनी कहानियों में जिस तरह से होता है, तो मुझे लगता है कि सिद्धांततः जिस तरह से मैंने अब तक जो वीडियो बनाए हैं वो नोट्स के आधार पर पहले लिखे हुए लेखों का पाठ करके, इसलिए कि जो सुदूर में कभी भी इन वीडियो को सुन करके वो शोधार्थी भी कुछ ले सके, कुछ हिंट उनको मिल सके और वे सहज ही इन पुस्तकों तक, इन उपन्यासों तक पहुंच करके पढ़ने के लिए बाध्य हो। ये पढ़ने की पूर्ति नहीं कर सकती है, ये वीडियो आप में एक जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। एक आधा घंटे में आपको जिज्ञासा भी अगर, और जिज्ञासा पैदा करने का ही मकसद है। अन्यथा स्कूल कॉलेज में जिस तरह से विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हुए कोचिंग की तरफ जा रहे हैं और कॉलेज तो पहले से ही इस बात के लिए बदनाम रहे हैं कि विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं। अब तो लाइब्रेरियां और खुल गई है,
मुझे आश्चर्य होता है कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी देखिए, एडवांस स्टडी शिमला की लाइब्रेरी देखिए, और जिला पुस्तकालय से लेकर के राजधानियों की लाइब्रेरी देखिए, जब पाठक बैठ कर के पढ़ा करते थे, किताबें इशू किया करते थे। अब वो ज़माना व्यवसाय को चला है। लाइब्रेरियां भी पैसा लेकर के आपको सीट देती है बैठने के लिए, और वो बैठ कर के आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इस कंपटीशन के दौर में स्कूल और कोचिंग बनाम हो गया है। कॉलेज स्कूल की टक्कर कोचिंगों से हैं। ऐसे में ये वीडियो बाध्य करता है हमें कि हम स्कूल और कॉलेज से बाहर अपने पाठक पैदा कर सकें। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब कोई वीडियो बनता है यहाँ, तो कॉलेज के स्टूडेंट चाहे देखे न देखे, या उनसे भी ज़्यादा आम पाठक जो सुदूर देश विदेश से कोई भी हो सकते हैं, देख सुन रहे हैं, तो पाठक कभी खत्म नहीं होने वाले, बशर्ते कि कुछ फार्मूले बदल जाते हैं। तो बदले हुए फार्मूले के तहत हम बात कर रहे हैं। जैसा कि बताया था, अब तक पूर्वोत्तर अरुणाचल से पश्चिम से भील गाथा, लोक गाथा पर आधारित मताई उपन्यास है। दोनों रचना की रचनाकार लेखिकाएं हैं। दोनों के नायक साहसी और अति मानव लगते हैं। ये एक बात छूट गई थी, अति मानव। जब भी आप अपने लोक पुरखों की बात करेंगे, तो उसमें अलौकिकता के तत्व स्वतः ही शामिल हो जाते हैं। अगर आप इसी बात को लेकर के महाभारत को भी उठाएं, तो महाभारत में लगता है कि तीर धनुष नहीं चल रहे, मिसाइलें चल रही हो। राम रावण युद्ध होता है तो वो तीर इस तरह से चल रहे हैं जैसे मिसाइलें हो। क्या है ये कल्पना है पुरखों की। और इसी अंदाज में इन दोनों उपन्यासों को पढ़ा जाना चाहिए, और पढ़ करके आपको वही एहसास होता है, उसी तरह से एहसास होता है। ये रचनात्मकता है लेखकों की, रचनाकारों की, चाहे वेद व्यास लिखे या वाल्मीकि लिखे, तुलसीदास लिखे, या फिर रामानंद सागर जब सीरियल बनाते हैं, तो रामायण, रामचरितमानस या 300 रामायण रामचरितमानस लिखी गई अब तक, उनमें से निष्कर्ष निकाल कर रामानंद सागर अपनी ही वीडियोग्राफी कर डालते हैं। तो रचनात्मकता एक नया, आज के संदर्भ में पुरानी गाथाओं को नवीन रूप देती है। तो इस अर्थ में ये नवीनता इन रचनाओं में भी दिखाई देती है कि दोनों ही अतिमानव दिखाई देते हैं। बुजुर्गों से सुनी लोक गाथा वो कथाओं पर आधारित है। जंगली फूल की कथा बेहद आदिम है, यहाँ तक कि शुरुआत से शुरुआत करती है। तो 10-5 पीढ़ियों से पूर्व की कहानी मताई, लेकिन दोनों में ही अति मानवीयता एक धरातल पर खड़ा करती है। तो एक तरफ जंगली फूल का तानी है, जो पिछले वीडियो में आप सुन करके अंदाजा लगा सकते हैं, जब विस्तार से तानी के बारे में बताया गया है। तानी से कुछ हद तक तुलना संभव है। कैसे? तो हम बताएंगे कि ऐसे। दूसरा, हम साम्यता तलाश सकते हैं महिला और युवतियां। महिला युवतियां यहाँ दिखाई देती है, लेकिन जंगली फूल में ज़्यादातर महिलाएं तानी से शादी करती है या तानी उनसे जुड़ता है।
इधर मताई उपन्यास में महिलाएं हैं, महिलाएं ज्यादा है, पुरुष से कंधा मिला करके चलती है। जब शिकार पर जाती है तो पुरुषों की, युवाओं की टोली अलग, महिलाओं की टोली अलग जाती है। रीति रिवाज आज के दिखाई देते हैं मताई उपन्यास में। तो जंगली फूल में इस अर्थ में वैवाहिक शादियां किस तरह से होती है, पूर्वोत्तर की आदिवासी जातियां किस तरह से शादी करती है, कबीलाई संस्कृति में ताकत जिसके पास है उसके एक से अधिक औरतें हो सकती है। और ये सामंती परंपरा का एक तरह का बीज मंत्र रहा। राजाओं को कई शादियां, कई रानियां मिलती थी। तो जंगली फूल के ताने को 3-3 शादियां करनी होती है, करने को मिलती है। लेकिन मताई में ऐसा नहीं होता। वहां पर शादी युवक युवती मेले में देखते हैं, वहां से भगा ले जाते हैं, या फिर शिकार करने के दौरान जो मुलाकात होती है वो शादी में तब्दील हो जाती है। तो दूसरी बात आप ये देखेंगे कि मताई उपन्यास में शादी प्रकरण में एक चुनौती भी शामिल है कि घोटुल परंपरा हमने अधिकांश उपन्यासों में देखी, लेकिन यह दोनों ही उपन्यासों में इस तरह से नहीं होता। ये थोड़े पीछे की तरफ जाते हैं। तानी को भेंट स्वरूप, उसकी ताकत, उसके सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, वो जहाँ भी जरूरत होती वहाँ पहुँचता है और हमलावरों से कबीलों की का बचाव करता है। और दूसरों का बचाव करते करते खुद का कबीला हमलों का शिकार हो जाता है। लेकिन जिन कबीलों को हमलों से बचाता है वहाँ के सरदार उनको अपनी लड़कियों से ब्याह कर देते हैं। और एक लड़की, एक विवाहिता को वो उसके पति के अत्याचारों से मुक्त करता है। तो एक विधवा, जिसे इस अर्थ में ये उपन्यास वर्तमान तक आवाजाही करता है, जंगली फूल की आदिम कबीलाई परंपरा भी है। तो आज के आदिवासी डायन प्रथा जो आज के संदर्भ में है, वो डायन प्रथा भी यहाँ इस जंगली फूल में दिखाई देती है कि सरदार, जब एक महिला विधवा हो जाती है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, घर से बाहर कर दिया जाता है। ये पठार पर कोहरा उपन्यास में भी, जिसमें एक शिक्षक उस विधवा और जो लगभग डायन है उसके यहाँ पनाह पाता है। तो डायन का रोल रहा है महत्वपूर्ण। और जंगली फूल में डायन, लगभग डायन, विधवा जो प्रताड़ित है, पीड़ित है, खून रस रहा है, घाव हो गया है, उस घाव पर मरहम पट्टी करता है, उसको लाड़ प्यार देता, प्रेम देता, पुरुष का प्रेम उसे पहली बार मिलता है। और एक पति से पीड़ित महिला का उद्धार करता है, प्रेम करता है उसे, वो ब्याह कर लेता है उससे। दूसरी युवती वहां दिखाई देती है, उसकी बहन। इसके अलावा जंगली फूल में लगभग 3-4 महिलाएं, यानी आधा दर्जन से अधिक महिलाओं का जिक्र नहीं होता। जबकि मताई उपन्यास में महिलाओं की टोली है। युवक शिकार कर रहे हैं तो युवतियां भी शिकार कर रही है। वो शिकार करती ही युवतियां पहले दिखाई देती है, बल्कि शिकार करने का पुरुषों का एक तरह से हक रहा है। लेकिन मताई में दिखाया गया है कि महिलाएं भी मताई को बलि चढ़ाएगी। एक तरह से बलि प्रथा के अर्थ में ये उपन्यास जंगली फूल से अलग धरातल पर दिखाई देता है। बलि प्रथा जैसी चीज जंगली फूल में इजाद नहीं हुई, या अभी तक, या शुरुआती दौर था, वहाँ देवी देवताओं जैसी बात भी नहीं है। तो इस अर्थ में ये कह सकते हैं कि मताई उपन्यास हाल ही का
बहुत वर्तमान काल तक स्पर्श करता है, 200-250 साल से लेकर के अब तक का। वैवाहिक युवक युवतियों में किस तरह से चुनाव करते हैं युवक से, उसका रेफरेंस दिखाई देता है। और बल्कि विवाह का वही रूप, मेलों में युवती को देखा, युवक को देखा, युवक ने युवती को देखा और युवक युवती के पीछे पीछे उसके गांव तक चला आता है और दावा कर देता है मताइया में आकर के कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की मना कर देती है, उसके घर वाले मना कर देते हैं। इसके बावजूद लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो इससे ही शादी करूँगा। तो गांव वाले पंचपटेलों की पंचायत होती है, ये जो इसे लगता है कि हाल ही में हुआ करता है उसी तरह से। तो पंच और पटेल ये उसी तरह से पटेलों की तरह निपटारा करते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, तुम अगर शादी ही करना चाहते हो इसी से, तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। वो पहाड़ी है, वहाँ से मणि लानी होगी, मणि, और मणि नागमणि। ये चुनौती यहाँ मिलती है। इस तरह से जंगली फूल में किसी तरह की चुनौती तानी को नहीं मिलती, बल्कि तानी एक मिसाल कायम करता है। तानी की पहचान है ताकतवर इंसान की, और वो हमलावर से अपने कबीले का बचाव करता है। तो आसपास के कबीले वाले उसे आमंत्रित करते हैं और वो 20 दिन की यात्रा करके भी वहां पहुंचता है। और एक काम और करता है कि उसके कबीले अक्सर हमले के शिकार होते हैं और भूखमरी के शिकार है, तो इसका भी बचाव करता है, इसका भी इलाज करता है और शादियां करता जाता है। न वहाँ बलि प्रथा है, यहाँ पर बलि प्रथा है। यहाँ पर शादी उसी तरह से होती है जिस तरह से अन्य आदिवासी घुटुर में रह करके परिचय लेते हैं, युवक युवती का परिचय हो जाता है, शादी कर लेते हैं थोड़ा बहुत संघर्ष के बाद। लेकिन यह संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है, और अब तक के ऐसा किसी उपन्यास में नहीं हुआ कि इस तरह की चुनौती दी गई हो जिस तरह से मताई उपन्यास में दी जाती है। इस अर्थ में ये दोनों उपन्यास अब तक लिखे गए आदिवासी समुदायों पर, अब तक आपने जितने भी उपन्यास पढ़े होंगे उनसे अलहदा है। ये वर्तमान कहानी नहीं कहते, समसामयिकता पर नहीं है, ये कबीलाई संस्कृति को निरूपित करने वाले ऐसे उपन्यास है जिसकी तुलना चंद्रकांता संतति से संभव है। रेत समाधि से इसलिए कि रेत समाधि में भी समसामयिकता न के बराबर है, चंद्रकांता में न के बराबर है, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। तो यहाँ पर आदिवासी जन समुदाय में अपने पुरखों की गाथाएं, शौर्य गाथाएं जिस तरह से सुनी है उसी पर लिखा गया है। इस अर्थ में जंगली फूल से मताई उपन्यास थोड़ा नज़दीक का है, वर्तमान समय के नज़दीक आकर के लिखा गया है। तो कुछ कहानियाँ बहुत पीछे तक, इतनी पीछे तक जाती है कि जंगली फूल में मानवेतर प्राणी इतने नहीं हैं जितने मताई उपन्यास में होते हैं। मताई में शेर आता है, शेर एक बार नहीं 3-4 बार आते हैं। बंदर आते हैं, वो बंदरों में भी लोग अपने पुरखों को देखते हैं, शेर में अपने पुरखों को देखते हैं। परदादा परदादी शेर में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह से एक रोचकता मताई उपन्यास में जो जंगली फूल से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। ये कह सकते हैं कि जंगली फूल 2019 में आता है और लगभग 1 साल के अंतराल में मताई उपन्यास आता है। मेरी लेखिका सुनीता गोगरा से भी बात हुई, तो मेरे कहने पर वो जंगली फूल
वो खरीदती है। इसका मतलब यह है कि उनको जंगली फूल का पता नहीं था। तो दोनों लेखिकाओं को एक दूसरे से कोई परिचय नहीं है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस वीडियो को सुनने के बाद, दोनों की तुलना सुनने के बाद, ये दोनों आपस में परिचय होगा, होना भी चाहिए। सुदूर पूर्व से सुदूर पश्चिम की लेखिकाएं अपनी रचनाओं से मिले, और मेरे को ये सौभाग्य होगा कि मैं इन दोनों की तुलना करते हुए, इन दोनों लेखिकाओं के मध्यस्थ के रूप में यहाँ बीच में राजस्थान के पूर्व में बैठ कर के ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो राजस्थान की धरा पर बन रहा है, लेकिन यहाँ से मताई उपन्यास की लेखिका भी 300-400 किलोमीटर दूर पड़ती है मेरे से, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जोरा मियाला है। दोनों से मैं नहीं मिला, दोनों से बातचीत भी अभी ठीक से नहीं हुई। सुनीता घोगरा से व्हाट्सएप पर जरूर बात हो सकती, 4 सेकेंड एक आध बार। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन दोनों उपन्यासों को सुनने के बाद वीडियो के माध्यम से पाठक और खास करके वो शोधार्थी जो ये मान करके चलते हैं कि आदिवासी जनजीवन पर जितने उपन्यास लिखे गए हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, इतने कम हैं कि अब शोधार्थियों के लिए इन पर काम करना मुश्किल हो गया है। ठीक वैसे ही जिस तरह से कि प्रेमचंद पर अब तक सैकड़ों काम हो चुके हैं, इतने विश्वविद्यालयों में काम हो गए कि शोधार्थी अगर प्रेमचंद का नाम भी लेता है तो शोध निर्देशक बिदक जाता है और कहता है कि प्रेमचंद के अलावा किसी पर भी काम करो। मैंने भी आज से 3 दशक पहले जब काम करना चाहा तो उन्होंने यह कहा कि प्रेमचंद या इस तरह के नहीं बल्कि ऐसा विषय लाओ। तो संयोग से मुझे पता तक भी नहीं था कि आदिवासी उपन्यास मुश्किल से 5-6-7 लिखे गए थे। जंगल का फूल करके राजेंद्र अवस्थी का एक उपन्यास, और इसी तरह से कुछ चंद उपन्यास मिले, पुराने उपन्यास मिले। स्वतंत्र तो हिंदी उपन्यास साहित्य में आदिवासी जीवन पर जब मैं लिख के ले गया तो मेरे गाइड ये सुनकर के बड़े खुश हुए कि बेशक ये अछूता विषय है। तुरंत काम करने की स्वीकृति दे दी गई। आज मैं इन दोनों उपन्यासों को पढ़ करके सुन करके लगता है कि इन दोनों उपन्यासों पर काम हो सकता है। और जो ये कहते हैं कि अब आदिवासी जनजीवन पर किस तरह से उपन्यास लिखे, उपन्यास लिखा नहीं जा रहा, ये दोनों उपन्यास हाल ही में आए हैं, अब दोनों का धरातल अलग अलग है। तुलना मैं कर रहा हूँ और तुलना एक और धरातल पर की जा सकती है, वो है कि जंगली फूल का नायक पर जो तुलनात्मक तरीके से जो बात होती है कि अतिवादी, अति कल्पना का तत्व है इसमें, यथार्थ बहुत दूर चला जाता है कि तानी जैसा पात्र भी संभव है क्या। और मताई में भी इसी तरह से आता है जब शेर से वार्तालाप करता है और भोपा बंदरों से वार्तालाप करता है। इसलिए रेत समाधि में जब कौवा आपस में मीटिंग करते हैं, इसलिए रेत समाधि से मुझे इसका वाकया जोड़ने को मिला, वो घटना। और इसी तरह से यूँ कह सकते हैं कि जंगली फूल का नायक जब उसके पत्नी के कहने पर ससुराल जाता है, पत्नी पति को लाद देती है खाना आदि सामग्री से और कह देती है कि तुम जाना लेकिन हाथस कोई जाना, हाचिस को गांव मत चले जाना। पत्नी बार बार कहती है और संयोग से वो लदा फदा खाना वाना लेकर के, विशेष आइटम जो बनाए थे खाने के और धन सामग्री को साथ लेकर के ससुराल जा रहा था। हाथस को जाने की बजाय हाचिस को भूखमरी के गांव पहुंच जाता है और वहाँ खाना कपड़े देता है
तो खाना उनको पहली बार मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि वो अकेला आदमी कितना लाद करके ले जाएगा कि भूखे आदमी इतना खा लेंगे कि उल्टियां करने लग जाए। ये अतिशयोक्ति लगती है। ठीक इसी तरह से अतिशयोक्ति मत्ताई उपन्यास में भी लगती है कि जब भोपा बंदरों से बात करता है, जब एक पात्र खेत की रखवाली करने जाता है और शेर के पैर में लगे हुए कांटे को निकाल देता है और शेर से डरते डरते उसके लिए खाना लेकर के आता है, शिकार करके उसके सामने रखता है। इस तरह से शेर से उसकी दोस्ती हो जाती है और शेर जब उसको लिए शिकार कर कर करके उसके लिए शिकार खाने के लिए रख जाता है। यूँ कहें कि शेर से दोस्ती हो जाती है मताई में। भोपा बंदरों से वार्तालाप कर रहा है और बंदर का हमला, दूसरा बंदर का कुनबा बंदरों पर हमला कर देता है। भील वहां पर जाते हैं भोपा के साथ, तो भोपा बंदरों से वार्तालाप कर रहा है। वार्तालाप करते करते भोपा कहता है उन भील आदिवासियों से कि अब इन पर हमला होने वाला है। तो भोपा उनको जड़ी बूटी खिला देता है क्योंकि वो हताश थे, निराश थे, क्योंकि उनके कुनबे का एक युवा बंदर एक भील युवती के तीर से मार दिया जाता है गलती से, और इसलिए वो प्रकोप होता है, वो भील युवती बीमार हो जाती है। ऐसा विश्वास आदिवासियों में पाया जा सकता है। आम समाज में भी अंधविश्वास कम नहीं है। तो भोपा ये बताता है कि इसका इलाज है कि बंदर के समूह के पास जाएंगे। तो बंदर के समूह में पता चलता है कि जिसका बंदर मरा वो बहुत कुपित है, गुस्से में है, वो हमलावर है। और ये सब हो जाता है। इसके बाद तो वो बंदर ये कहता है कि हमारे पर हमला होने वाला है। दूसरा कबीला बंदरों का वो हम पर हमला करने वाला है, आप छुप जाओ वरना आप पर हमला हो सकता है। तो भील जो युवक आए थे वो बोले कि नहीं, बंदर हमारे पुरखे हैं और बंदरों का नुकसान हमारी युवती के द्वारा हुआ है, सो हम भी आपके संकट में हम आपके साथ रहेंगे और उन हमलावर बंदरों से हम आपका बचाव करेंगे। तो बंदर कहते हैं कि नहीं, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे, बल्कि आपको नुकसान न हो जाए इसलिए आप ये गुफा है इसके अंदर चले जाओ और हम बाहर से बंद कर देते हैं। भोपा और बंदर बाहर रहते हैं। बंदर और भोपा के बीच में फिर वार्तालाप होती है। तो वो थोड़े निराश लगते हैं, टूटे हुए लगते हैं। तो भोपा कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ताकती औषधि देता हूँ, और एक औषधि घोल करके पिला दी जाती है। तो फिर एक अतिवादी रवैया यहाँ है, जिस तरह से तानी की यहाँ है कि वो इतने सारा कितना खाना ले जाएगा अकेला व्यक्ति, गाड़ी नहीं थी, तो पोटली में कितना खाना जाएगा कि भूखे गांव पूरा खा ले, उल्टियाँ करने लगे। और इसी तरह से बंदरों को जड़ी बूटी घोल करके पानी में घोल करके बंदर पी जाते हैं और हमलावर बंदरों से विजय हासिल करते हैं। क्या बंदर पानी में घोल करके औषधि, इस तरह से कोई क्या था वहाँ जिसमें वो घोल रहे थे? तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें मान ली जाती है। जैसे गणित का सवाल होता है माना कि, उसी तरह से माना कि यहाँ आपको अविश्वसनीय कथा, जिस तरह से महाभारत में, जिस तरह से रामायण में राम रावण युद्ध में, जिस तरह से राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी पुल बना देते हैं, समुद्र पार कर लेते हैं, समुद्र उड़ कर के पार कर लेते हैं, संजीवनी बूटी उंगली पर लेकर के पहाड़ चले आते हैं, तो यहाँ आदिवासी कथाओं में क्या ये संभव नहीं? अगर आप रामायण और महाभारत की कथाओं में विश्वास कर सकते हैं तो इन कथाओं में भी ये कह सकता हूँ मैं कि जंगली फूल में एक तरह से महाभारत और रामचरितमानस यानी वाल्मीकि की रामायण के तत्व भी मौजूद है। उनकी लोक कथा है
जिस तरह से गुजरात में एक भील रामायण लिखी गई भीलोड़ी भाषा में, उसी तरह से ये उपन्यास आपको बहुत पीछे तक ले जाते हैं। और उसी तरह से जिस तरह से अलौकिक चीज़ें इसमें शामिल है, वो अलौकिक चीज़ें यहाँ दिखाई सुनाई देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं अब यही बात ख़त्म करता हूँ, समय पूरा हुआ। अगर इस विषय पर सुन करके आप टिप्पणी करते हैं, आपके कोई सवाल हो सकते हैं, कोई जिज्ञासाएं हो सकती है, तब मैं पुनः लौट करके आऊँगा, आपके सवालों को जवाब दूंगा। और जो कुछ बात रह गई, उस बात को जो कि मैंने 2 पेजों में नोट किया था, लेकिन उस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बात में बात हो गई। आप इसे सुन करके टिप्पणी सवाल अवश्य करें, इससे हम आपस में एक दूसरे से विमर्श कर सकेंगे, संवाद का सूत्र बनेगा। धन्यवाद।